हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें वन शॉट सीरीज का जो अगला पार्ट है उसमें टॉपिक आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। इससे पहले के जितने टॉपिक हैं वो आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने करे हैं अभी तक वो सारे के सारे वन शॉट्स आप देख सकते हो और अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ और हमारे पास है। हमारा जो सैम्पल पेपर है और क्वेश्चन बैंक है प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है एंड वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी ना बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। लेकिन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अमेजन से भी परचेज कर सकते हो, हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हो। तो जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है, इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की आप निकालते हो तो वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। उसके अलावा इस अब आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो सबसे पहली टर्म है यहाँ पर वो है रेंडम वेरिएबल। तो रेंडम वेरिएबल क्या होता है? रेंडम वेरिएबल, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट से बाय चांस जो जो वैल्यूज निकल सकती हैं उन सभी को हम रेंडम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक है, कोई सीक्वेंस नहीं होता, इसीलिए इसका नाम रेंडम वेरिएबल है और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एक्स से। ठीक है, रेंडम वेरिएबल को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एक्स से। जब हम रैंडम वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जितने भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसी भी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। एक्स की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। हाँ, उनकी प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे और एक्स फाइंड करने के बाद उन सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जितने भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है उन सब की प्रोबेबिलिटी निकालकर उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखना। तो जैसे एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ x1 x2 x3 अप टू xn है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे जिसको नोट कर दिया हमने p1 p2 अप टू pn से। तो जब भी आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तो आपको इस तरह की एक टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। इस टेबल की जो खास बात है कि प्रोबेबिलिटी आपकी पता ही है कि आपको 0 से 1 के बीच में रहेगी। उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप लिख रहे हो इन सब का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टेबल बनाई है वो टेबल सही है या फिर गलत है। उसके बाद इसमें आपसे मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीन चीजें पूछेगा। मीन निकालने के लिए आप इसको मतलब मीन बोल सकते हो, एवरेज बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हो, एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो। इसको डिनोट करेंगे हम ई एक्स से। इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपकी प्रोबेबिलिटी है और एक्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3, इस तरह से करते करते आपको Pn xn तक आना है। इन सब का आप सम कर दोगे तो यहाँ पर ये जो टर्म है सिग्मा Pi xi, इसी से हम अपना मीन या एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास Ex का फार्मूला बन गया सिग्मा Pi xi। वेरिएंस डिनोट करेंगे हम सिग्मा स्क्वायर से और वेरिएंस का जो फार्मूला है सिग्मा Pi × xi माइनस मीन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सिंपल तरीके से या फार्मूला इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिग्मा सॉरी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये ई एक्स यहाँ पर मीन है। ठीक है, ये ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब आप एक्स को स्क्वायर करने के बाद पी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वाली जो टर्म है एक्स का स्क्वायर करेंगे उसको पी से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तब आपके पास ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, इससे आपका निकल जाएगा वेरिएंस। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको आप बस का स्क्वायर रूट करना है वेरिएंस का, यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिस जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रजत इज प्लेइंग ए गेम ऑफ रोलिंग ए डाई विद हिज फ्रेंड। रजत जो है वो गेम खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, डाई को रोल कर रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गेम रूल ही विल विन ₹5 फॉर रोलिंग एन इवन नंबर एंड फॉर गेटिंग एन ऑड डिजिट ऑन द डाई ही लूज ₹2। तो कह रहा है कि जब इवन नंबर आएगा डाइस पर तो वो ₹5 जीतेगा और जब डाइस पर ऑड नंबर आएगा तो वो ₹2 हारेगा। इफ एक्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी रजत विन और लॉस। एक्स क्या है यहाँ पर कि जो अमाउंट रजत जीतेगा या जो अमाउंट रजत हारेगा वो यहाँ पर इसका एक्स है। शो दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट एज ए फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द गेम। तो आप एक्स की वैल्यू निकालो।
अब एक्स की वैल्यू क्या है, जैसे अगर डाइस पर 1 आ गया तो 1 आने पर क्या होगा, तो 2 रुपये हार जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आया। अगर 2 आया डाइस पर तो वो 5 रुपये जीतेगा। अगर 3 आया डाइस पर तो 2 रुपये हारेगा। अगर 4 आया डाइस पर तो 5 रुपये जीतेगा। यानी कुल मिलाकर दो ही सिचुएशन बन रही है, या तो वो 5 रुपये जीतेगा या वो 2 रुपये हारेगा। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हो सकती है 5 और -2। यहाँ पर हमें इनसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है। और लिखेंगे यस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, यस एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब वो डाइस को रोल कर रहा है तो डाइस को रोल करने पर उसके पास क्या आने वाला है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ठीक, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर एक्स को आपको एज ए एक्स रिप्रेजेंट करना है, सैंपल स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ब्रेसिस और लगा दे। एक कॉइन इज टॉस थ्राइस, एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, आउटकम आर रिकॉर्डेड, उसके आउटकम आपने रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड कर लेते हैं। डाइस कॉइन को जब आप 3 बार टॉस करते हो तो ये बनता है एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी। सभी को होपफुली बनाना आता होगा। तो ये 8 इवेंट इसके अंदर होते हैं। कह रहा प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ हेड। अब पहले यहां पर आप एक्स देखो कि एक्स क्या आएगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ हेड को। एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, इस केस के अंदर एक भी हेड नहीं है, मतलब एक्स यहाँ पर 0 हो गया कि यहाँ पर एक भी हेड नहीं है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर मैं ये 3 केस लेता हूं तो इसमें हेड एक बार आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। ये 3 केस ले रहे हैं तो एक्स इसमें 2 बार आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है। और इस वाले केस में एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो ये तो एक्स आ गया, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। मैं टेबल में लिख देता हूँ इसको। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3। जब हम 0 की बात कर रहे थे तो ये वाला इवेंट था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आप आ जाएगा 1/8। 1 की प्रोबेबिलिटी यानी 1 2 3 केस है, 3/8। 2 के भी हमारे पास 3 केस है, 3/8। 3 के हमारे पास ये एक केस है, 1/8। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आपका 8/8 यानी 1 के बराबर आ जाना चाहिए, तो आंसर आपका सही है। तो बस ये टेबल बन गई आपकी, खत्म कहानी इसकी। आगे कहता है कि कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया, कॉइन को 2 बार टॉस किया तो वही हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, और टेल टेल हो गया। प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड इन द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स हो गया 0, ठीक है, एक भी हेड नहीं है। 1 मतलब एक हेड है, और 2 मतलब दोनों के दोनों हेड है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दो, 0 1 2। तो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो आपके पास ये वाला केस हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। और 1 वाले केस में ये दोनों आ गए यानी 2/4। 2/4 को काट के आप 1/2 लिख सकते हो, और ये आ गया आपके पास 1/4। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। अब उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब आपको मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्स को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और इन सबको ऐड कर देना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, जैसे ये 1/2 और ये भी 1/2, आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बास्केट विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। टोटल जो बास्केट है आपके पास वो है 20।
उसमें से जो डिफेक्टिव बास्केट है ये है 6, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी आ गई? ये आ गई आपके पास 14। अब उसमें से आपको दो बास्केट निकालनी है। टू बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि आपने एक बास्केट निकाली, उसको वापस से रिप्लेस नहीं करना। ठीक है, उसको निकाल के आपने साइड में रख देना। प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। जीरो का मतलब है कि जो बास्केट आप दो निकाल रहे हो उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं। ठीक है। वन हो सकता है, मतलब जो बास्केट आप निकाल रहे हो उसमें से एक डिफेक्टिव बास्केट होगी। टू भी हो सकती है वैल्यू, कि आपने दो बास्केट जो निकाल रहे हो उसमें से दोनों की दोनों डिफेक्टिव बास्केट है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि जो डिफेक्टिव बास्केट थी, छह डिफेक्टिव बास्केट थी, छह में से आपने एक भी बास्केट नहीं निकाली। आपने क्या करा, जो नॉन डिफेक्टिव बास्केट है 14, उसमें से ही दोनों बास्केट निकाली हैं। नीचे आ जाएगा 20C2। 14C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 91, और 20C2 को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 90 और 190। ठीक है, अब यहाँ पर वन डिफेक्टिव बास्केट का मतलब है कि जो छह आपके पास डिफेक्टिव थी उसमें से एक बास्केट आपने निकाली, जो 14 नॉन डिफेक्टिव थी उसमें से भी एक निकाली। नीचे आ जाएगा वही 20C2। तो 6C1 को सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, यहाँ 14 आएगा, 14 सिक्स जा 84 अपॉन में 190। दो का मतलब हो गया कि आपने दोनों की दोनों डिफेक्टिव बास्केट में से निकाली है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15, नीचे आ जाएगा 190। चेक कर लो इसका टोटल वन आ रहा है नहीं आ रहा। ऊपर वाला देखो, चेक करो, 5 और 4 9 और एक 10, जीरो आ गया। बचा आपके पास एक कैरी, 9 और 8 17, 17 एक 18 और एक 19, 19 का 9 आ गया। बचा एक कैरी, वो कैरी आपका यहाँ पर आ गया, 19 आ गया। मतलब ये भी 190 आएगा, ऊपर का भी डिनोमिनेटर भी, और ऊपर का न्यूमिनेटर 190 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर आपको 190 दे ही रखा है। कटने के बाद ये 1 आ जाएगा, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। यहाँ पर इसने अगर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए बोला है तो उसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट जरूर कर देना, 0 1 2, 91/190, 84 में 190, 15 में 190। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में काटने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख देना। अब आगे कह रहा है आल्सो कैलकुलेट ई एक्स, मतलब एक्सपेक्टेशन और निकालनी है। तो ई एक्स के लिए हम क्या कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30/190। ऐड कर दो इन्हें, 4 8 और 3 11, दो से काटो, दो से काटो, दो में 18, दो पंजे 10, 19 पंजे 95, 19 तीस 57, यह आ जाएगा 5 6 30, 0.6। ये हमारा इसका मीन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि क्लास 12 हैज 20 स्टूडेंट हुज मार्क्स आउट ऑफ 30 आर दिस दिस दिस। मार्क्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट है, उन सभी के मार्क्स 30 में से ये आ रखे हैं। इफ रैंडम वेरिएबल x डिनोट द मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल लाइक। यहाँ पर x क्या है? x क्या है यहाँ पर? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो सारे x है। तो यहाँ पर देखो सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने दे रखे हैं, ऊपर 14 है ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में भी 14 ही है। 14 हो गया। 15 क्या दे रखे हैं? किसी के मार्क्स 15 आ रखे हैं, किसी के मार्क्स 15 नहीं है। 16, 16 भी किसी के मार्क्स नहीं है। 17, 17 देखो, और 18 भी है, 19 भी है, 20 20 20 मेरे ख्याल नहीं है, 21 है, 22, 22 नहीं है किसी के मार्क्स, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 25, 26, 26 से हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, यानी क्लास का जो टॉपर है वो 26 मार्क्स वाला है आउट ऑफ 30। अब ये कितने कितने हैं इसके हिसाब से इनकी प्रोबेबिलिटी देखो।
14 मार्क्स वाले कितने हैं आपके पास? एक, ये हो गया, और एक और है ऊपर, दो, दो दो दो, तीन, तीन तीन तीन, तीन है, ये तो आ जाएगा 3/20। ठीक है, क्योंकि 20 स्टूडेंट है। 17 मार्क्स वाले देखो, एक, दो, तीन, तीन तीन चार पाँच, तो आ जाएगा 5/20। 18 मार्क्स वाले, एक तो वहाँ ऊपर है, एक एक ये हो गया, दो हो गए, 280। 19 मार्क्स वाले, एक ऊपर है, एक इधर हो गया, दो, दो और एक तीन, तीन ही हो गए। 21 मार्क्स वाले, एक ऊपर है, एक ही हो गया, दो, तीन, तीन ही हो गए। 25 वाला, एक ऊपर है, एक ही हो गया, दो, दो हो गए। और 26 मार्क्स वाले, ये आपके पास एक, दो। तो ये टेबल बन गई, चेक कर लो एक बार। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, सीधा ऐसे बढ़ते जाओगे, कहीं गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहता है? प्रिपेयर द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, बना दिया हमने। जो जो करते हैं उनको काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले मीन निकालते हैं, उसके लिए ई एक्स निकलेगा। 14 3 जा 42, 85, 36, 57, 63, 50, 52। करो इनका टोटल। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, बचे आपके पास दो। 4 और 2 6, 6 8 14, 3 17, 5 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38। नीचे आ गया 20। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड करो, तो ये चला जाएगा, 1 पर चला गया पहले, 18 बचेगा, 29 जा 80, 5 बचेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 19.25। ये तो आ गया इसका मीन। फिर निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, इंटू में 3/20। 17 का स्क्वायर 289, इंटू 5/20। 18 का 324, इंटू 2/20। 19 का 361, इंटू 3/20। 21 का 441, 3/20। 25 का 625, 2/20। इसका 676, 2/20। उसको मल्टीप्लाई करा हमने, 3 6 18, 3 27 और 1 28, 3 और 2 5। ये आ जाएगा 5 9 45, बचे 4, 5 8 40 और 4 44, 5 दूनी 10 और 4 14। इधर से आ गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 3 6 18, 3 3 और 1 10, 3 3 चौक 12 और 1 13, 1250। 12 10 14 15, 2 6 12 1 13। सबका टोटल करो। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 3 27, 27 और 2 29, बचे आपके पास दो। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, बचे तीन। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, बचे दो। दो और 1 3 4 5 6 7। 20 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 30 60,
ठीक है, बचे आपके पास 16, 168 हो गया, 160 बचेंगे 8, 20 चौक 80, 9 बचेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब यहाँ से जब वेरिएंस आप निकालेंगे तो वेरिएंस के फार्मूले में क्या रहेगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 384.45 प्लस, और ई एक्स था आपके पास 19.25, इसका कर दो स्क्वायर। तो 19.25 का स्क्वायर करेंगे यानी 192 को 193 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में 25 लगा देंगे। 3 दूनी 6, 3 27, 3 और 2 5, 9 दूनी 18, 9 81 और 1 82, 9 और 8 17, 2 9 1 6 8 7 15, 5 4 9 और 1 10, 9 7 16 और 1 17, 2 और 1 3, और यहाँ पर 25 आपको एक्स्ट्रा लगा देना है। तो ये बन जाएगा 370.5625। यहाँ पर प्लस नहीं करना, माइनस करना होता है। तो माइनस करो यहाँ से, 10 माइनस 5 5, और 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 3, 8 में 7 गए 1। इसको राउंड ऑफ करके लिख दो 13.9। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया और उसका वेरिएंस आ गया। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो 13.9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये लगभग आपके पास 3.7 के आसपास आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप रूट में भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसको पहले आपको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप क्या करो, इसको टेबुलर फॉर्म में बना लो। यहाँ एक्स हो गया, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3, ये वैल्यू लेनी है। यहाँ लिखा है अदरवाइज, इसके सामने प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं। अब देखो जब आप एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दे रखी है। जब एक्स की वैल्यू आप 1 ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है के एक्स। तो जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है के एक्स, तो इस x की जगह पर आपको 1 पुट कर देना है, तो ये k हो जाएगी। से जब 2 ले रहे हैं तो भी ये के एक्स ही है, तो यहाँ पर इस बार 2 पुट कर दो, तो k इंटू में 2 करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा। फिर जब 3 पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको के 5 माइनस एक्स, के 5 माइनस एक्स, तो x की जगह आपको 3 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2k। अब सबसे पहला काम तो आपका इसमें है कि k की वैल्यू निकालना। हमें पता है कि जो टेबल होती है उस टेबल में इन सब का जो सम आप करोगे ये 1 के बराबर होता है। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5k प्लस में 0.2 इक्वल्स टू 1। 0.2 को आप इधर ले जाओ, 0.8 हो जाएगा। माइनस होने के बाद इसका डेसिमल आप हटा देना, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 50, यानी 2 से काट दो, तो k की वैल्यू आ गई 4/25। अब डेसिमल में रखना चाहो डेसिमल में भी रख सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है फिर, ये तो हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉच 2 आवर ऑफ टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। तो 2 आवर का प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2k, तो इसमें आ जाएगा 2k। तो k की जगह रख दिया हमने 4/25, तो ये 8/25 हो गया। उसके बाद फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर का मतलब है कम से कम 2 घंटे, यानी 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो सी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, पी एक्स इक्वल्स टू 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। 2k और 2k यानी 4k हो गया। k की जगह पर 4/25 यानी आ जाएगा 16/25। उसके बाद डी पार्ट में देखो,
डी में कहता है कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, यानी ई निकाल, नहीं सॉरी, डी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉच एटमोस्ट 2 आवर। एटमोस्ट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में आपको निकालना है एक्स इक्वल्स टू 0 भी निकालना है, 1 भी निकालना है, और 2 भी निकालना है। तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 1 में से ये वाला केस रह गया, इसको आप माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2 के, और 2 के की वैल्यू हमने निकाली थी 8/25, हो जाएगी 17/25। उसके बाद फिर कहता है कि कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, यानी आपको ई निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे के, इसको इससे करेंगे 4 के, और 3 दूनी 6, 6 4 10 और 1 11, 11 के हो गया, 11 इंटू में 4/25, यानी 44/25। ये तो आ गया हमारा एक्सपेक्टेशन। फिर कहता है फाइंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ई एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रहना है, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये के आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8 के, इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 2 18, 18 8 26, 26 और 1 27, तो 27 इंटू में 4/25, तो आ जाएगा 108/25। ठीक है, उसके बाद आपसे अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फार्मूला हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो आ गया आपके पास 108/25 माइनस, जैसे 44/25, 44/25 का करना है आपको स्क्वायर, 44 का स्क्वायर करेंगे, 44 को 44 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 1 17, 6 7 6 13 7 8 9 1936 अपॉन में 625, इसका एलसीएम लो, 625, 25 अठे 200, 25 और 2 27, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 6 16 में से 9 गए 7, 764 में 625 ही आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 764 में 625, 764 का तो डायरेक्टली कुछ नहीं होता, पेयर बना लो, जितने इसके पेयर बन जाए, पेयर बना के फिर इसे छोड़ देंगे हम। 764 191 तो डिवाइड होगा नहीं किसी से, तो 2 आ जाएगा बाहर इसका, 2√191, और 625 का आ जाएगा 25। बस इस तरह से आप छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जरूरी नहीं कि आप उसको डेसिमल में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौलीज ट्रायल। अब इसमें और जो पिछले वाले क्वेश्चन हमने करे उनमें फ़र्क क्या था, वहाँ पर जो भी आपने जैसे बास्केट निकाली, ऑरेंजेस निकाले, या कुछ भी चीज़ आप निकालोगे, तो वो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो केसेस होंगे वो आपके विद रिप्लेसमेंट के केसेस होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। ठीक है, यहाँ पर 2 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, कह रहा है एन जो है फाइनाइट होना चाहिए एंड डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले एन आपका फाइनाइट होना चाहिए। ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम यूजुअली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलेंगे पी, और जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे हम क्यू। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रायल, जितने भी ट्रायल्स आप करोगे उसका रिजल्ट पिछले किसी भी ट्रायल के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, और वो तभी होता है जब विद रिप्लेसमेंट के केसेस होते हैं। जैसे हमने बास्केट निकाली, तो जो बास्केट निकाली थी मैंने वापस उसके अंदर डाल दी, तो पहले अगर प्रोबेबिलिटी उसकी 2/20 आ रही थी, तो बाद में भी प्रोबेबिलिटी उसकी 2/20 ही रहेगी।
ठीक है, यहाँ पर पिछले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही चीज अभी आगे भी कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी। और सबसे बड़ी पहचान हो गई, क्वेश्चन में लिखा होगा विद रिप्लेसमेंट। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता ये वर्ड लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर सिस्टम कुछ ऐसा हो रहा होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट हो रही होती है। जैसे डाइस वाले क्वेश्चन आप करोगे या कॉइन वाले क्वेश्चन करोगे तो वो आप बाइनोमियल से कर सकते हो, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट है। क्योंकि डाइस में अगर आपने थ्रो किया, डाइस में आपके पास 4 आ गया, जब अगली बार आप डाइस को थ्रो करोगे तो 4 को आप उसमें हटा तो सकते नहीं, यानी वो 4 अपने आप रिप्लेस वहां पर हो चुका है। ऐसे कॉइन के केस में हेड और टेल होता है, कितनी बार भी करो हेड टेल यही रहेगा। तो ये दोनों केसेस तो ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट के होते हैं। इसके अलावा भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट है या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाएंगे तो एक तो पी और क्यू का जो सम आएगा, यानी सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, और दूसरा जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे अ, इसकी बाइनोमियल से, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपका ये रहेगा, पी एक्स इक्वल्स टू आर एन सी आर, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जितने भी हमारे इवेंट बनेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें क्यू पहले लिखा जाता है, पी बाद में लिखा जाता है। ठीक है, पहले क्यू लिखा जाएगा फिर पी लिखा जाएगा, रेस टू पावर एन। या फिर आपको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है, आगे बी लिख दिया ब्रैकेट के, फिर एन पी, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होगा पहला वो एन होगा, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। ठीक है, इसके अंदर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पिछले वाले मेथड के मुकाबले देखें तो आसान होता है। मीन के लिए आपको सिर्फ एन और पी करना है, वेरिएंस के लिए एन पी क्यू करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट एन पी क्यू कर देना। ठीक है, ये फार्मूले जो सेकंड वाला टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पर देखिए, फेयर कॉइन इज टॉस्ड 9 टाइम। जब ये कॉइन इसने बोलेगा तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ भी ये यूज नहीं करेगा। ठीक है, कॉइन को आपने 9 टाइम टॉस किया तो एन आपके पास 9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 टेल। यहाँ पर टेल जो है हमारा एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, हर एक में टेल के बारे में बात कर रहा है, तो टेल हमारा एक्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर आप निकालोगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालोगे, तो ये आइए आपके पास 1/2। कॉइन को आप कितनी बार भी टॉस करो, 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, उन सभी के अंदर पी और क्यू आपका 1 बार के हिसाब से ही निकलता है। उसके बाद क्यू निकालेंगे, क्यू निकालने के लिए आप सिंपली 1 में से इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, 1 - ½ यानी हाफ आ गया। अब कहता है कि एग्जैक्टली 5 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 5 निकालना है। तो बाइनोमियल का जो फार्मूला है उसको यूज करेंगे। एन यहाँ पर 9 है, तो 9 C 5, पी की पावर 5 आ जाएगा, और क्यू की पावर 9 - 5 यानी 4। 9 C 5 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9876/432। 9 दूनी 18, 7 8 56, 7 5 12, 126, और नीचे 1/2 की पावर हो जाएगा 9। 1/2 की पावर 9 का मतलब हो गया 1/512। दो से काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63/256। उसके बाद कहता है कि बी में एटलीस्ट 5 टेल। एटलीस्ट 5 का मतलब हो गया कि भाई कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके अंदर आपके पास 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 एंड 9। ठीक है, इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। 9 से आगे आप जा नहीं सकते, तो 9 C 5, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 4, 9 C 6, 1/2 की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर 1/2 की पावर 3, 9 C 7, 1/2 की पावर 7, यहाँ पर 1/2 की पावर 2, 9 C 8,
1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 1, 9c9, 1/2 की पावर 9। तो ये जो 1/2 की पावर सभी जगह 9 ही आएगा। जब भी पी और क्यू आपका एक जैसा रहता है तो जो इन दोनों का वैल्यू जो आएगी हमेशा हर क्वेश्चन में सेम आएगी। तो 1/2 की पावर 9 तो आप कॉमन निकाल दो। 9c5 बचेगा। 9c5 को सॉल्व करके हमारा आया था 126/512। 126 आया था, 512 तो इससे आएगा। ठीक है। 9c6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 987, 987 और नीचे 3 फैक्टोरियल, ये 9, 4 × 3 = 12, 7 × 84। ठीक है। ये जो शॉर्टकट है ये इसको समझना है आपको, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का जो मेन वीडियो है उसको देखना, उसमें कैसे आप कॉम्बिनेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो उसमें समझाया हुआ है। ठीक है। 9c7, 9c7 हो गया आपके पास 4×9 = 36, और 9c8 हो जाएगा 9, 9c9 हो गया 1। तो इसको ऐड करो, 6×4 = 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, बचे 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, और 1 और 1 2, नीचे आ गया आपके पास 256/512, आ जाएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में कहता है कि एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 का मतलब हो गया कि भाई कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें आपके पास 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4 और 5। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल जो आपका 1 है, 1 में से 6 7 8 9 इसको आपको माइनस करना है। तो उसमें आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें 6 सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो। इसमें आ जाएगा आपके पास 9c0, 1/2 की पावर 0, फिर 1/2 की पावर 9, यहाँ 9c1, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 8, 9c2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 7, 9c, 9c3, 9c4, 9c5। यहाँ से भी 1/2 की पावर 9 कॉमन निकाल दो। 9c0 की वैल्यू 1 हो गई, 9c1 9 हो गया, 9c2 और 9c7 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 9c7 36 है तो ये भी 36 आएगा। 9c3 की वैल्यू जो 9c6 की वैल्यू होगी यानी 84। 9c4 और 9c5 की वैल्यू सेम होगी, 126, अगला भी 126। ऐड करो, 6 और 6 12, 12 × 4 16, 16 और 6 22, 22 और 10 32, बचे आपके पास 3, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 3 18, बचा 1, 1 2 3। इसको काट दो, 38, 256। तो ये इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बास्केट विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ये वाला सेम क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था। ठीक है। यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट वर्ड है, पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड था। ठीक है। वही 20 बास्केट है, 6 डिफेक्टिव है, 2 निकालने हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो दोनों क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इस केस के अंदर एन आपका 2 हो गया, 2 बास्केट आप निकाल रहे हो। ठीक है। टोटल बास्केट आपके पास 20 है, तो उसके हिसाब से पी हम निकालेंगे। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। डिफेक्टिव बास्केट है आपके पास 6, टोटल है 20, यानी 3/10। क्यू निकालेंगे, 1 - 3/10 यानी 7/10। अब कह रहा है प्रिपेयर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए तो आपको सिंपली बस क्या क्या चाहिए,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्यू लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, पावर कर देंगे एन। क्यू 7/10, 3/10, पावर कर देंगे इसकी 2। इसको सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। आल्सो फाइंड ई एक्स एंड वेरियंस ऑफ एक्स। ई एक्स निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर रहता है एन पी। एन है 2, पी है 3/10, तो आ जाएगा 3/5। और वेरियंस निकालेंगे, वेरियंस के लिए फार्मूला रहेगा एन पी क्यू, यानी 2, 3/10 और 7/10। तो ये आ जाएगा 7, 21, 21 दूनी 42, 0.4। नेक्स्ट पे कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट ए शूटिंग टारगेट इज 2/3। एक रोहित जो एक टारगेट को शूट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 2/3। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन, रोहित एम टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस टू बी 0.99। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर आपको विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं दिया। तो यहाँ स्टेटमेंट से समझो कि जब वो एक टारगेट को शूट कर रहा है तो शूट करेगा या मिस करेगा। शूट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है 2/3, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। जब वो अगली बार टारगेट शूट करेगा तब भी तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, शूट करेगा तो 2/3, शूट नहीं करेगा तो 1/3। अगली बार करेगा तब भी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। तो यानी ट्रायल टू ट्रायल यहाँ पर आपका जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी है ना वो चेंज नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर एक तरह से विद रिप्लेसमेंट का केस हो रहा है। तो अब आपको एन की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट एटलीस्ट वंस भी 0.99। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस, मतलब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 1, मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे कि हमारे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमें नहीं पता कि कहाँ तक, क्योंकि एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो इसको हम ऐसे ना लिखकर हम लिख देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि यही वाला केस ऐसा होगा जो इस प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो साइन है 0.99 यानी 99/100 हो गया। 1 को उधर ले जाओ, 99/100 -1। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा दो एन सी 0, पी कितना आपके पास 2/3, 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर एन, यह आ जाएगा -1/100। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस हटा देना तो जो साइन होगा इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी ये रह गया 1/3 की पावर एन। साइन कर दो आप चेंज, ये आ गया 1/100। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू देखो कितनी होनी चाहिए कि ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है 100 से बड़ी आ जाए। तो 3 की पावर अगर हम 4 तक करते हैं तो 81 आता है, तो इससे छोटा है। तो 3 की पावर 5 जैसी करेंगे तो वो 243 आ जाएगा, यानी इससे बड़ा हो जाएगा। देयर फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी कम से कम एन जो है वो 5 होना चाहिए। 5 से ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है। ए die is thrown again and again until 3 5 are obtained. Find the probability of obtaining the third 5 in the seventh throw of the die. एक राइट डाई को आपको तब तक फेंकते रहना है जब तक आपके पास 3 बार 5 ना आ जाए। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि हमारा जो तीसरा वाला 5 था वो सेवन्थ थ्रो में आया, यानी हमें ये जो गेम है इस गेम को जीतने के लिए 3 बार हमें 5 चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ये तीसरा वाला आपका 5 है ये सेवन्थ थ्रो में आया। इसका मतलब जो पहले दो 5 है हमारे पास वो हमारे पहले 6 थ्रो में आ गए। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 5 इन 6th थ्रो,
तो यहाँ पर n हो गया आपके पास 6। ठीक है, कितने आपके पास 5 निकलने हैं? 2 5 निकलने हैं। 5 निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, 5 निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, क्यू हो जाएगा 5/6। तो 6c2 करेंगे यानी 1/6 की पावर 2 हो जाएगा, 5/6 की पावर 4 हो जाएगा। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15, ये 1/36, और ये आ जाएगा 5 का पावर 4 करोगे 25 25 625, और 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 की पावर 3 तो 216 आता है, 216 को 6 से कर दो, 6 36, 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296। इसमें आप 3 से इसको काट लो, 12 3 36, और तो ये कटेगा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे इसको कर दो, 12 6 72, बचे 7, 12 ने में 108 और 7 115, बचे 11, 12 दूनी 24, 25 और 10 35, बचे 3, 12 और 3 15। ठीक है, ये आ गया आपके पास पहले दो 5 की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर आगे कहता है कि अब हमें जो तीसरा वाला 5 है उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6, अब जो थर्ड 6 आ रहा है वो सेवन्थ थ्रो में आ रहा है, उसका जो नंबर है वही तो 7 है, लेकिन थ्रो तो वो एक ही बार हो रहा है। तो एक बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी आपके पास 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड 5, थर्ड 5 इन सेवन्थ थ्रो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3125 अपॉन में 1,555 इंटू में 1/6। तो ये और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3125, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 और 3 93312। आंसर में 1,552 लिखा हुआ है, आंसर ये शायद गलत होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आंसर ठीक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अब आपके पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये आप कह सकते हो कि लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी जब n काफ़ी ज़्यादा होता है तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम इसको सॉल्व नहीं करते। आइडियली अगर हम बात करें तो n होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 50 से कम में भी क्वेश्चन यूज़ किए गए हैं, क्योंकि n की वैल्यू भी अगर 10 11 12 भी आ जाएगा ना तो बाइनोमियल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली उन केसेस में लगाया जाता है जहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन n जो होता है वो अप टू इन्फिनिटी होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे केसेस के अंदर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी का, ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, लेमडा की पावर आर, आर फैक्टोरियल इंटू में ई की पावर माइनस लेमडा। ये ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई मिलेगी उसकी वैल्यू। यहाँ पर मीन वेरियंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और आसान होता है। मीन की वैल्यू लेमडा ही रहती है, वेरियंस भी लेमडा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरियंस का स्क्वायर रूट ही रहेगा। इसके अलावा एक रेकरेंस फार्मूला और आपको इसके अंदर दे रखा है, हालांकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेकरेंस फार्मूला आपके पास होता है PR+1 लेमडा अपॉन में R+1 इंटू में PR। मतलब यहाँ पर अगर आपको R की वैल्यू जैसे P2 निकालना है तो P2 निकालने के लिए आपको P1 का यूज़ करना पड़ेगा, P3 निकालना है तो उसके लिए P2 का यूज़ करना पड़ेगा, P5 निकालना है तो उसके लिए P4 का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी से दूसरी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हुए चलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिकरेंस फार्मूला। अब इसका जो क्वेश्चन है उसमें कहता है जैसे ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बाइसिकल राइडर यूज ए पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक, ही रिकॉर्ड दैट एन एवरेज ऑफ 3.2 बाइसिकल राइडर यूज द साइकिल ट्रैक एवरी आवर। हर एक घंटे के अंदर जो साइकिल राइडर है उसमें 3.2 आते हैं।
तो लेमडा इसमें आ गया आपके पास 3.2, एवरेज आ गया। Given that the number of bicycle that use the cycle track follows a Poisson distribution, what is the probability that two or less bicycle rider will use the cycle track within an hour? तो उस 1 घंटे के अंदर दो या दो से कम बाइसिकल राइडर उस ट्रैक को यूज कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास टू और लेस, यानी P0, P1 और P2, इसकी वैल्यू निकाल। तो P0 का मतलब ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, और 3.2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस 3.2, 3.2 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 3.2, 3.2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ई की पावर माइनस 3.2 आप कॉमन निकाल दो, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 3.2 आ जाएगा, 3.2 का स्क्वायर होता है 10.24, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का 2, इससे इसको आप काट देंगे 5.1। ई की पावर माइनस 3.2 की वैल्यू दे रखी है 0.041, अंदर इसको ऐड करोगे 2, 1 और 2 3, 5 3 8 और 1 9, तो 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 932 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41 से, 932, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 9 36 और 1 37, 2 8 3 11, 9 10, 9 2 11 और 1 12, 8 और 3, तो यह आ जाएगा 0.38212। उसके बाद फिर हम निकालते हैं सेकंड पार्ट में, कह रहा है कि 3 और मोर बाइसिकल राइडर, 3 और मोर का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब 3 से आगे हम कितना लेके जाएंगे, 3 के बाद 4 5 6 7 8, हमें नहीं पता कहाँ तक लेके जाना। तो हम क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, इसको जो इसमें नहीं आए, क्या क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, 1 नहीं आया और 2 नहीं आया, ठीक है। इसको तीनों को माइनस कर दो, और इन तीनों की वैल्यू आपने निकाली रखी है, ये 1 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8, 9 में से 3 गए 6, तो 0.61788। की बात कहता है ऑल्सो राइट द मीन एक्सपेक्टेशन, मीन एक्सपेक्टेशन मतलब लेमडा निकालना है, लेमडा की वैल्यू 3.2 है ही, तो वेरिएंस है वो भी लेमडा ही होता है, तो ये भी 3.2, तो मीन और वेरिएंस दोनों आपके इसमें सेम निकल गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि पर्टिकुलर रिवर नियर ए स्मॉल टाउन फ्लड एंड ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 ईयर, कि हर 10 साल में, हर 10 साल में 2 बार ओवरफ्लो होती है ऑन एन एवरेज। Assuming that the Poisson distribution is appropriate, what is the mean expectation? Also calculate the probability of 3 or less overflow flood in the 10 year interval. तो उस 10 ईयर के इंटरवल में आपको लेमडा निकालना है, लेमडा इसका 2 ही हो जाएगा, एवरेज 2 हो गई, ठीक है। अगर व्हाट इज द मीन एक्सपेक्टेशन, ये हमारा हो गया। आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस, 3 या उससे कम, 3 या उससे कम, तो इसके अंदर 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। तो P0 का मतलब e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 2 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2, यहाँ से 4 अपॉन में 2, 2 हो जाएगा, 8 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस 2 की वैल्यू है 0.14, 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस में 4/3, 5 से 15 और 4 19, 19 चौक 76 बचे 7, 19 और 7 26, हो जाएगा 2.66/3,
इसको डिवाइड किया तो आ गया 0.3 × 24, फिर 2 बचेंगे, फिर 3 × 24, फिर 2 बचेंगे, तो 3 × 6 = 18, तो 0.88666 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड एज 30 पर आवर ऑन ए गिवन डे। ये कह रहा है कि जो एक घंटे के अंदर 30 पैसेंजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर इन 1 आवर, ये है 30। अब ने यहाँ पर मैंने लैम्डा 30 नहीं लिया सीधा। क्यों नहीं लिया? अभी तक जो पीछे क्वेश्चन थे ना उसके अंदर 10 ईयर इंटरवल था, तो हमें 10 ईयर इंटरवल के हिसाब से निकालने थे। उससे पहले साइकिल ट्रैक वाला क्वेश्चन था, उसमें एक घंटे के हिसाब से निकालना था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर, यानी पहले 10 मिनट के हिसाब से आप इसका एक्सपेक्टेशन बताओ, यानी लैम्डा बताओ। तो अगर हम नंबर ऑफ पैसेंजर देखें भाई, 60 मिनट के अंदर, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 30 पैसेंजर आ रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर कितने पैसेंजर आ रहे हैं? 30/60 यानी 1/2। तो अब यहाँ पूछ रहा है ये 10 मिनट, इस 10 मिनट के हिसाब से जो एवरेज आएगी वो 5 आएगी, यानी इसका जो लैम्डा है ये 5 आएगा, ठीक है, 10 मिनट के हिसाब से। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये जो टाइम डिफरेंस है ये फर्क हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको लैम्डा इसमें निकालना है। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल Px = 4 इन फर्स्ट 10 मिनट, मतलब यहाँ पर भी लैम्डा आपको 5 ही लेना है। e⁻⁻5, 5⁻4 e⁻⁻5 की वैल्यू है 0.0067, 5⁻4 हो जाएगा 625 अपॉन में 4, 3 और 2। तो यहाँ से कुछ भी तो कटेगा नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। 625 को 67 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 625 को मल्टीप्लाई कर लो 67 से, ये बन रहा है 414875। डेसिमल आ जाएगा इधर, 4×3 = 12, 24, 24 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइडेड बाय 24, तो ये आएगा आपके पास 174, ये बन गया 0.174। ठीक है, उसके बाद फिर सी पार्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूर अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट, 4 या उससे कम अराइवल, 4 या उससे कम अराइवल अगर आप निकालते हो तो इसमें आ जाएगा Px < 4। तो इसमें P0 लेना है आपको, P1 लेना है, P2 लेना है, P3 एंड P4। ठीक है, ये सारी वैल्यू लेनी है। तो e⁻⁻5, 5⁻0/0 e⁻⁻5, 5⁻1 अपॉन में 1 e⁻⁻5 इंटू 5⁻2/2 -5, 5⁻3/3 e⁻5, 5⁻4 अपॉन में 4। e⁻5 आप निकाल देना कॉमन, इसमें अंदर आपके पास बच रहा है, अंदर आपके पास इसमें बच रहा है आपके पास, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इधर 25/2, उधर 125/6, 625 अपॉन में 24। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 0.0067। ठीक है, इन सबको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1569। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.438। ठीक है, उसके बाद फिर जो डी पार्ट है इसका वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इसमें क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल इन एन आवर गिवन दैट 8 अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ दैट आवर।
अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि 10 या उससे ज्यादा अराइवल की अगले 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन साथ में कंडीशन इसने दे दी कि जो 8 अराइवल है वो तो पहले 10 मिनट में ही हो गए, ठीक है। जैसे ये आपका पूरा 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट का, तो जो पहले 10 मिनट है, इस 10 मिनट में ही 8 लोग हमारे आ चुके हैं। तो यानी अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाकी के 50 मिनट में, दो या दो से ज्यादा अराइवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि टोटल आने चाहिए थे 10 या उससे ज्यादा, 8 हमारे आ चुके हैं। अब हमें अगले 50 मिनट में ये उम्मीद है कि दो या दो से ज्यादा अराइवल और हो सकते हैं। यानी आपको लैम्डा यहाँ पर 50 मिनट के लिए निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 मिनट के लिए कितनी थी, 1/2, और 50 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इसमें रखना है आपको 25, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी 1 माइनस 0 और 1 को माइनस कर देना, तो e की पावर -25, 25 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, e की पावर -25, 25 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। e की पावर -25 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 25, तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर -25 × 26। अगर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो इस आंसर को आपको ऐसे ही छोड़ देना। अगर और भी अगर कोई क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, आपको ई की पावर जो भी आएगी उसकी वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो आपको ई की टर्म्स में ही अपने आंसर को छोड़ देना है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम क्या करें उसका। उसके बाद आता है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक बेल शेप कर्व होता है जो कि सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इस तरह से एक कर्व होता है जो कि दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक लाइन होती है। यहाँ पर म्यू इसका 0 होता है, मतलब मीन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन, मीडियन और मॉड तीनों की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। ये नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन होता है। ये जो दो तीन फार्मूले हैं ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए याद करना है, इनका क्वेश्चन में आपको यूज तो करना है। तो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इसमें -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक के बीच में होती है। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फार्मूले में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये तो आपका 1 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एज इट इज रहेगा, ई की पावर -1/2 का ये 2 आ गया, और ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं जेड। यानी जेड का फार्मूला हमारे पास ये बन गया, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में यूज करना है। जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, जेड में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। म्यू का मतलब यहाँ पर मीन है और सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें किस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन कर्व्स का यूज करके, तो आपके पास इसमें ये केस आएंगे। पहला केस आपके पास आया कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन जेड, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ जेड से। इसका मतलब है कि जो जेड की वैल्यू जो भी आपको यहाँ दे रखी होगी उसके जो लेफ्ट वाले पार्ट में कितना एरिया आ रहा है, ये जो टोटल एरिया होता है ये 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। तो यहाँ पर जो एरिया है टोटल ये 1 के बराबर होता है, आधा इसमें इधर होता है आधा उसमें उधर होता है क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी कहता है भाई Z1 टू Z2 के बीच की प्रोबेबिलिटी बतानी है, Z1 से Z2 के बीच की, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ जेड टू निकालेंगे। एफ ऑफ जेड टू का मतलब है कि इसके लेफ्ट वाले पोर्शन का पूरा एरिया आ गया, एफ ऑफ जेड उसमें से, तो जेड वन का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये वाला माइनस कर देंगे, तो आपके पास इन दोनों के बीच का ये एरिया बच जाएगा, यानी एफ ऑफ जेड टू माइनस एफ ऑफ जेड वन। अगर आपसे कहता है भाई ग्रेटर देन जेड निकालना है, मतलब जेड से राइट वाला एरिया निकालना है, अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट वाले एरिया की होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से इसके लेफ्ट वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन माइनस कर देना, यानी आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ जेड। इस तरह से तीन सिचुएशन होगी, इन तीनों को आप ऐसे डिनोट करोगे और इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। एफ ऑफ इन्फिनिटी अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब हो गया 1, क्योंकि टोटल जो एरिया आएगा इसका वो 1 के बराबर होता है।
एफ ऑफ जीरो अगर होगा तो एफ ऑफ जीरो का मतलब हो गया 0.5, मतलब आधा पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो होता है, एफ ऑफ जीरो का मतलब है कि आधे पोर्शन की बात कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5। एफ ऑफ माइनस जेड अगर लिखा हुआ होगा तो इसको हम वन वन माइनस एफ ऑफ जेड लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि गिवन दैट मीन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएट एक्स इज 12, यानी मीन की वैल्यू आपके पास 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, देन फाइंड द जेड स्कोर ऑफ डाटा पॉइंट 20। डाटा पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपको 20 दे रखी है और जेड स्कोर आपको निकालना है, तो फार्मूला हो गया एक्स माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 20 माइनस 12 अपॉन में 4, 8 अपॉन में 4, इसका आंसर आ जाएगा 2। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द डाटा पॉइंट इफ इट जेड स्कोर इज 5, तो जेड स्कोर 5 दिया हुआ है, आ जाएगा 4 पंजे 20, 12 को यहाँ ला के ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 32। सी पार्ट में भी आपको डाटा पॉइंट निकालना है, डेड स्कोर -2 दिया हुआ है, तो यहाँ -2 कर दो, 4 दूनी 8, 12 को यहाँ ला के ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। In a district exam, score of 300 students of class 12th are recorded at the end of the session. Ramesh scored 800 marks in the total out of 1000. रमेश ने टोटल 800 मार्क्स लिए 1000 में से। द एवरेज स्कोर ऑफ द बैच वाज 700। एवरेज स्कोर जो है वो 700 है, एवरेज स्कोर मतलब म्यू, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 180। फाइंड आउट हाउ हैज द रमेश स्कोर्ड कंपेयर टू हिज बैचमेट इन द होल लिस्ट। अब हमें ये पता करना है कि जो रमेश है उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने बैच के मुकाबले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कितना बेटर उसने परफॉर्म किया। तो इसमें आपको ये पता लगा लेना है कि जो रमेश का स्कोर था उससे नीचे कितने स्टूडेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी पड़ेगी रमेश के स्कोर से नीचे की, यानी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x लेस देन इक्वल्स टू 800। अब इस x को पहले आप चेंज करो z में, तो x की वैल्यू अगर 100 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस 700 अपॉन में 180, 100 अपॉन में 180 हो गया, इससे कैंसिल, तो 10 अपॉन 18, 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 18 से 0. 5 से करेंगे 18 पंजे 90, और फिर 5 पे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 5 5, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.56 लिख लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी आपको z की पता लगानी है लेस देन इक्वल्स टू 0.56, यानी f ऑफ 0.56 आपको पता लगाना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर अभी लिखी नहीं है, वैसे आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिलहाल हम बुक में से इसकी वैल्यू ले लेते हैं। इसकी वैल्यू है 0.7123। ठीक है, अब इसको आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन रमेश, रमेश ये ना, तो नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 300 से, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 300 थे, तो ये आ जाएगा 0 0 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो 213.69, यानी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 214 स्टूडेंट हो गए। तो रमेश ने 214 स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में कहता है कि सुधा स्कोर फॉर 20 मार्क्स इन द सेम बैच। उसी तरह का क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर 800 की जगह 420 आ जाएगा। तो पहले जेड निकाल लेते हैं, 420 माइनस 700 अपॉन में 180, इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से 2 8, 6 में से 4 के 2, -14 अपॉन 9,
इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1.56। तो हमें यहाँ पर भी ये पता लगाना है कि जो सुधा है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया 300 स्टूडेंट के बैच में। तो सेम चीज़ आपको निकालनी है, लेस देन इक्वल्स टू 800 नहीं है, यहाँ पर 420 है। इससे नीचे कितने स्टूडेंट है, इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा जेड लेस देन इक्वल्स टू -1.56। अब लेस देन का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी निकालनी है एफ ऑफ -1.56। एफ ऑफ माइनस जेड जो होता है 1 माइनस एफ ऑफ 1.56 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1.56 की वैल्यू आपके पास है 0. एफ ऑफ 1.5, सीधा एफ ऑफ -1.56 की वैल्यू दे रखी है, सीधी दे रखी है तो सीधी पुट कर दो। और अगर एफ ऑफ 1.56 की दे रखी है तो फिर जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे लिखकर फिर पुट करनी। तो 0.0594। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन सुधा। यहाँ पर भी 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.0594 को 0, 0 3 चौक 12, 3 27 और 1 28, 3 5 15 और 2 17। तो 17.82 मतलब आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 18 स्टूडेंट, यानी सुधा ने 18 स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मच हैज़ अभय स्कोर्ड इफ ही हैज़ डन बेटर देन 44.83% ऑफ हिज बैचमेट। अभय ने अपने बैच में 44.83 स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, तो अभय का स्कोर कितना है। तो इसमें जो चीज़ आपने ये निकाली है ये परसेंटेज में है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है ये इसने आपको परसेंटेज में दे रखी है, बस इतना फर्क है। तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी, ठीक है। तो निकालेंगे हम यहाँ पर वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू, ये हमने इसके मार्क्स मान लिए स्मॉल एक्स। तो इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, तो जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी 700 अपॉन में 180, ठीक है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको उसने दे रखी है वो 44.83% दे रखी है। इसको परसेंटेज को हम हटाकर इसको डेसिमल में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ये जेड स्कोर है, लेस देन लगा दो। इसको लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 700 अपॉन में 180। ये आपको टेबल में यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी, टेबल में आपको एफ में देखना पड़ेगा कि एफ में किस वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी 0.4483 होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है हमारी -0.13 पर, -0.13 पर, ठीक है। एफ ऑफ, तो दोनों से एफ एफ आप कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 700 अपॉन में 180 इक्वल्स टू -0.13। इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 0, 13 8 104 बचे 10, 13 और 10 23, डेसिमल आ जाएगा इधर, ठीक है। माइनस 700 तो जाके प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे 0, 10 में से 4 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, ये आ जाएगा उसके मार्क्स 677, ठीक है। उसके जो मार्क्स हैं 677। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में कहता है कि गिवन दैट द स्कोर ऑफ ए सेट ऑफ कैंडिडेट ऑन एन आईक्यू टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ आईक्यू टेस्ट हैज ए मीन ऑफ 100। आईक्यू टेस्ट में मीन आपको 100 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट हु टेक दिस टेस्ट विल स्कोर बिटवीन 90 एंड 110। 90 और 110 के बीच में उसका स्कोर आएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू 90 है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 100 अपॉन में 10, -1 होगी। अगर एक्स की वैल्यू 100 है, 100 नहीं 110,
तो यहाँ 110 माइनस 100, तो ये 10/10 मतलब 1 हो जाएगा। यानी इसने प्रॉपर्टी हमसे पूछा था कि x की वैल्यू जब 90 से 100 के बीच में हो तो इसको z में लिखेंगे -1 से लेकर 1 तक के बीच में। तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, f(1) माइनस f(-1), और f(-1) की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस f(1). तो 2 टाइम्स ऑफ f(1) -1। f(1) की वैल्यू आपको दे रखी है जी 0.8413, 0.8413 -1। 2 3 6, 2 2 चौक 8, 2 8 16, -1 करेंगे तो 0.6826। तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो बस प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 0.6826। अब क्वेश्चन ये तरीका जो है, अब ये दूसरा तरीका है जिसमें आपको वैल्यू ऐसे मिले, उसमें एफ की फॉर्म में वैल्यू है, वो एम एल अग्रवाल का तरीका है। ये इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में मिलेंगे, तो ऐसे भी आ सकते हैं और एम एल अग्रवाल वाले तरीके से भी आ सकते हैं। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल मेड डेली in certain community between 3 p.m. and 4 p.m. has a mean of 352। मीन आपको 352 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 31। अब कह रहा व्हाट परसेंटेज, आंसर आपको परसेंटेज में देना है, ऑफ द टाइम विल देयर बी मोर देन 4000 टेलीफोन कॉल मेड इन द कम्युनिटी बिटवीन 3 p.m. टू 4 p.m। तो एक्स की वैल्यू अगर 400 है तो जेड हो जाएगा 400 माइनस 352 अपॉन 31। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 4, 48/31, और इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1.55। तो जो वैल्यू आपको दे रखी होती है चाहे एफ वाले में हो चाहे इसमें, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसको डिवाइड करने पर आना है। अब आपसे कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एक्स मोर देन 400, तो इसको जेड में आप लिखोगे जेड ग्रेटर देन 1.55। अब जो एफ वाला तरीका था उसमें अगर हम लिखते तो आ जाता 1 माइनस एफ 1.55, उसकी वैल्यू में मिलती पुट कर देते। लेकिन अगर ये तरीका है तो इसका मतलब है ये क्या कह रहा है, जैसे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर जेड की वैल्यू है 1.55, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो इसके बीच की दे रखी है 0 से 1.55। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 1.55 से ज़्यादा, मतलब हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, एक तरीका तो ये होगा भाई टोटल 1 में से हम ये वाला पोर्शन माइनस करते हैं, लेकिन हमें वैल्यू यहाँ तक की तो दे नहीं रखी है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। हमें ये तो पता है भाई यहाँ से यहाँ तक 0.5 होता है, तो 0.5 में से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको आप लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 1.55। ठीक है, इनमें इक्वल्स टू का साइन हो या ना हो वो एक ही उसको ट्रीट करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4394, तो 10 में से 4 6, 9 में से 9, 9 में से 3, 4 में से 4, उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो आ जाएगा 6.06%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको प्रोबेबिलिटी पूछी होगी तो ये पर ही छोड़ देना है, परसेंटेज पूछी होगी तो ऐसे लिखना है। द लाइफ टाइम ऑफ ए सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज ए मीन ऑफ 300 आवर्स, मीन 300 आवर्स दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 25। Assuming that the distribution of these lifetime which are measured to the nearest hour can be approximately closely within the normal curve, find the probability that any one of these electronic device will have a lifetime of more than 350 hours। तो more than 350 मतलब x की वैल्यू अगर 350 है तो पहले z की वैल्यू निकाल लो, 350 माइनस 300/25 यानी आ जाएगी 2। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको मोर देन 350 निकालना है, यानी आपको z में ग्रेटर देन 2 निकालना है। तो ग्रेटर देन वाला केस जैसे अपने पिछले वाला क्वेश्चन करा है, वो 0.5 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 2।
तो 0 से 2 तक की जो प्रॉबिलिटी है वो 0.4772। 10 में से 2, 9 में से 7, 9 में से 7, 4 में से 4, तो आ जाएगा 0.0228। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है तो बस इसको यहीं पर ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज में पूछा है लाइफ टाइम ऑफ 300 आवर और लेस। एक्स की वैल्यू अगर 300 है तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 माइनस 300 अपॉन में 25, यानी 0 हो गया। तो ये कह रहा है कि आपसे 300 आवर और लेस, यानी इसको जेड में लिखेंगे, जेड लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.5 होती है, मतलब आधा पोर्शन हो गया। आधा पोर्शन का मतलब 50%। थर्ड पार्ट है, उसमें कहता है रिप्लेसिंग डेज विल हैव देयर लाइफ टाइम फ्रॉम 220 टू 260, 220 से 260। तो पहले तो हम z निकाल लेते हैं। अगर x हमारा 220 है तो z कितना आ जाएगा, 220 माइनस 300 अपॉन में 25 माइनस 80 अपॉन में 25, आ जाएगा -3.2। और अगर x की वैल्यू 260 है तो z हो जाएगा 260 माइनस 300 अपॉन 25 माइनस 40 अपॉन 25, यानी -1.6। ठीक है, अब प्रॉबिलिटी ये कह रहा है भाई इन दोनों के बीच की निकालनी है, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ 220 टू 260। इसको z में लिखेंगे तो आ जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ -3.2 टू -1.6। अब इसकी प्रॉबिलिटी हमें निकालनी है, लेकिन जो वैल्यू आपको दे रखी है ना वो +3.2 और +1.6 की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब इसको कैसे करना है आपको, जैसे ये हमारा कर्व है, यहाँ पर आपके पास -3.2 है, इधर -1.6 है, हमें इसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है। हमें पता है ये जो कर्व होता है ये सिमेट्रिकल होता है, यानी जितना इधर है उतना ही उधर होगा। तो अगर हम इसकी जगह हम वैल्यू निकाल दें 1.6 से लेकर 3.2 की, तो बात एक ही है। तो हम इसकी जगह पर इसको लिख देंगे प्रॉबिलिटी ऑफ 1.6 टू 3.2। ठीक है, अब इसकी प्रॉबिलिटी भी निकालने के लिए क्या करना है आपको, आपको ये दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉबिलिटी हम लेते हैं, यानी प्रॉबिलिटी ऑफ 0 टू 3.2, और उसमें से माइनस कर देते हैं 0 टू 1.6। इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देखिए 0.4993, ये दे रखा है 0.4452। 3 में से 2 1, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, और आ जाएगा 0.0541। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 5.41%, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और जो पीछे तरीका बताया था उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों में से जैसे भी आए, अब आप हर तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।